जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के बारे में। बट बिफोर दैट देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन। नंबर 1, आप इस लेक्चर की स्पीड को 1.5 कर दीजिए अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। और अगर आप पहली बार आर्टिकल 20 कर रहे हैं तो आप इसे नॉर्मल स्पीड पे भी सुन सकते हैं या फिर आप इसे 1.25 पे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Article 20. So Article 20 talks about protection in respect of conviction for offences. इस आर्टिकल में 3 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एग्जैक्टली क्या कहता है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिए मेरे साथ, इसे रिपीट करिए, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट इट सेज दैट नो पर्सन shall be convicted of any offence except for the violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of offence. क्लॉज 2 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। थर्ड क्लॉज क्या कहता है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो एक जनरल रीडिंग हमने इन आर्टिकल्स की, इन क्लॉजेस की कर ली है। अब इनको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दीज आर्टिकल्स और दीज क्लॉजेस वांट टू से, वांट टू कन्वे, राइट। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 जो है इट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स एंड ऑल्सो टू द कॉर्पोरेशंस, बट जनरली इट टॉक्स अबाउट सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा जब हम आर्टिकल 20 पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में क्या लिखा है, दैट नो पर्सन, राइट, नो पर्सन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सन, सो पर्सन में आपका सिटीजन भी आएगा और आपका नॉन सिटीजन भी आएगा। इट मीन्स आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ठीक है, एलियंस भी जिन्हें हम कह सकते हैं, और इसका एक एग्जांपल आपके रेसिडेंट्स भी होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद ये रखना है। आर्टिकल 20 जो है ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स एंड कॉर्पोरेशंस के लिए भी अवेलेबल है। अब हमने बात करी थी इसके पहले क्लॉज के बारे में, एंड दैट वाज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। सो जो लीगल जो टर्मिनोलॉजी है, जो लीगल टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं इन एक्सप्लेनेशंस के, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो जब हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं तो ये जो पैरा इन्होंने लिखा है इसी को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। सो आपने मेरे साथ इसे रीड किया था, अब इसे आप समझिए होता क्या है। देखो, अगर हम पहली बात करें एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। सो ये क्या है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, तो पहला तो इसमें कीवर्ड ये हो गया पर्सन। पर्सन में अपने सिटीजन्स आ गए एंड आपके नॉन सिटीजन्स आ गए, तो इट इज अवेलेबल टू बोथ, राइट। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कह रहा है, मान लेते हैं इस पर्सन का नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रामलाल। तो ये जो पर्सन है इसका नाम है रामलाल, ठीक है। तो केस स्टडी लेके चलते हैं, तब आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 1 समझ में आएगा। तो रामलाल ने क्या किया, 1 जनवरी 2020, राइट। तो रामलाल ने क्या किया, रामलाल ने जो है फॉर एग्जांपल चोरी करी है, ठीक है। सो 1 जनवरी 2020 को रामलाल ने क्या किया, रामलाल ने चोरी करी। और 1 जनवरी 2020 में भारत में जो लॉ था उस लॉ के हिसाब से जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी 1 साल की, फॉर एग्जांपल, राइट, ठीक है। 1 साल की इसमें सजा आपको दी जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। अब हुआ ये कि 1 जनवरी या फिर 10th ऑफ जनवरी, राइट। तो 10th जनवरी को क्या हुआ,
2020 में सेम क्राइम की जो पनिशमेंट है उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसे चेंज किया गया, ठीक है, लॉ जो है वो अमेंडमेंट हो गया उसमें, और अब जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा के कर दिया गया है 2 साल, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 को चोरी की जो सजा थी दैट वाज 1 ईयर, एंड 10 जनवरी 2020 को लॉ में चेंज किया गया और चोरी की सजा को कर दिया गया 2 साल, राइट। तो अब आप समझो आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या बोलता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को जो पनिशमेंट दी जाएगी वो पनिशमेंट उस लॉ के हिसाब से होगी जो लॉ कमेंस्ड था, जो चल रहा था एट द टाइम ऑफ द क्राइम। जब क्राइम जिस डेट पर हुआ उस डेट पर जो लॉ चल रहा था उस लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी पर्सन को जो सज़ा दी जाएगी वो सज़ा उस क्राइम के लिए दी जाएगी या उस लॉ के हिसाब से दी जाएगी जो लॉ चल रहा था जिस डेट को क्राइम हुआ। इसका मतलब रामलाल ने जो क्राइम किया था वो किया था 1 जनवरी 2020, और अब उसके जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 1 साल, ना कि 2 साल, ठीक है। सो दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको केस याद होगा, जो निर्भया केस आया था, राइट। निर्भया केस, इससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। एज फार एज आई रिमेंबर इट वॉज 2012, राइट, 16 दिसंबर और 15 दिसंबर 2012। तो निर्भया केस में क्या हुआ था, निर्भया केस में जो भी आपके कन्विक्टेड थे, राइट, उसमें से जो सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम जिसने किया था दैट पर्सन वॉज ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो मान लेते हैं कि 2012 में जो क्राइम की जो सज़ा थी, जो भारत का जो लॉ था, उस लॉ के अनुसार अगर कोई भी बिलो 18 होता है तो उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है दैट वाज 3 इयर्स, ठीक है। और इन 3 इयर्स में भी उसको जो है जो सुधार गृह जो होते हैं वहां भेजा जाएगा, राइट। तो ये सजा हुआ करती थी। उसके बाद इसमें जस्टिस वर्मा कमिटी फॉर्म होती है और फिर आपके लॉ में अमेंडमेंट किया जाता है। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को जो पनिशमेंट मिलेगी उस लॉ के हिसाब से मिलेगी जो लॉ था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द क्राइम, जब क्राइम हुआ था उस दिन जो लॉ था उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो निर्भया केस में क्या होता है, यानी जब ये हीनियस क्राइम हुआ था तो उस वक्त क्या था कि अगर आप 18 साल से कम हो तो आपको मैक्सिमम सज़ा कितने मिलेगी, 3 साल मिलेगी। तो ये जो आपका कन्विक्टेड था जिसने सबसे ज़्यादा क्राइम किया था, इसको मैक्सिमम सज़ा कितनी मिली थी, 3 साल की सज़ा मिली थी, और उसके बाद इसको रिलीज़ कर दिया गया था और आज ये रिलीज्ड है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। जो बाकी जो क्रिमिनल्स थे, बाकी जो कन्विक्टेड थे, उनको जो है डेथ पेनल्टी दी गई थी, राइट। सो ये क्यों बच पाया, ये बच पाया आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अनुसार, एक्स पोस्ट फैक्टो, राइट। तो यह है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, राइट। सो डबल जियोपार्डी मैंने आपको बताया दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड
फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा एक ही क्राइम के लिए 2 बार। सिंपल, इसको बोला जाता है डबल जियोपार्डी। अभी हम इनको ना और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अभी इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं तीनों में, और इनको और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो डबल जियोपार्डी का क्या मतलब हो गया कि भैया रामलाल जो है, अगर उसको 1 साल की सज़ा हो गई थी, ठीक है, 1 साल की जेल हो गई थी क्योंकि उसने चोरी करी थी, तो उसको जो है दोबारा से 1 साल की सज़ा नहीं हो सकती उसी इंसिडेंट के लिए। लेकिन हाँ, अगर रामलाल दोबारा से चोरी करता है तो उसको फिर दोबारा सजा हो सकती है, ठीक है। तो सेम क्राइम के लिए 2 बार आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यह है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? दैट नो पर्सन शैल बी एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अपने खुद के खिलाफ एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए नहीं कहा जा सकता। तो these are the 3 principles, or these are the 3 rights given in Article 20. Article 20 Clause 1 talks about ex post facto laws. Article 20 Clause 2 talks about double jeopardy. Article 20 Clause 3 it gives protection against self incrimination. तो ये एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब देखते हैं इनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को, और इनके अंदर कुछ केसेस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, उनको अनवील करते हैं, ठीक। तो पहले बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस की। तो अब मुझे उम्मीद है आपको एक्स पोस्ट फैक्टो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, समझो, आपके जो लॉज होते हैं, लॉज कौन बनाता है? लॉज बनाता है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर यानी विधायिका आपकी क्या करती है? कानून बनाती है। तो 2 डिवीजन में हम लॉज को डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका प्रोस्पेक्टिव लॉज और दूसरा है आपका रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। प्रोस्पेक्टिव लॉज एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। तो प्रोस्पेक्टिव लॉज कौन से होते हैं? यानी जिस डेट को कानून बना, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 21 को कानून बना और उसी दिन से वो इम्प्लीमेंट हो गया, उसी दिन से वो इम्प्लीमेंट हो गया। पहली कंडीशन ये, ठीक है। दूसरी ये कि 1 जनवरी 2021 को कानून बना और उसमें लिखा कि हम इसको 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। सो इसको बोला जाएगा प्रोस्पेक्टिव लॉज, राइट। उसके बाद है आपके रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज कौन से होंगे? जो कि पहले से लागू होंगे। यानी आपने कानून बनाया 1 जनवरी 2021 को, अब आपने उसमें ये लिख दिया कि ये जो कानून है ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? ये होगा आपके 1 जनवरी 2000 से। यानी पिछले 20 सालों में जितने भी प्रोविजंस इस कानून के अगेंस्ट हुए हैं, जितने भी केसेस इस कानून के अगेंस्ट हुए हैं, तो उनकी भी हेयरिंग की जाएगी। इनको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। तो 2 तरह के लॉज हो गए। प्रोस्पेक्टिव लॉज, इसमें जिस दिन लॉ बना उस दिन से लागू हो रहे हैं, या फिर उसमें लिखा है कि ये कब से लागू होगा, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव लॉस की बात करें तो ये आपके पास्ट को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये पास्ट में भी जाएंगे, प्रेजेंट में भी जाएंगे और फ्यूचर में भी जाएंगे। लेकिन प्रोस्पेक्टिव लॉस के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो पास्ट केसेस को भी हैंडल करे, राइट। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बोलता है दैट लॉज कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव नेचर फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो अब आपको याद ये रखना है क्या? देखो, हमने बात करी लॉस की, ठीक है। लॉस कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएगा। तो लेजिस्लेचर ने बनाए 2 तरह के लॉज, या फिर हम बात कर सकते हैं इसमें लेजिस्लेचर में 2 तरह के लॉज, सिविल लॉज होते हैं आपके, ठीक है, नंबर 1, और दूसरे होते हैं आपके क्रिमिनल लॉज। ऐसे ही एक डिवीजन यहाँ पे हो जाता है जिसमें हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉस की और रेट्रोस्पेक्टिव लॉस की, ठीक है।
तो आपको याद ये रखना है कि प्रोस्पेक्टिव लॉस जो है वो आपके पहली कंडीशन ये कि जिस डेट पे वो लागू हुए हैं, यानी जिस डेट पे वो बने हैं उसी दिन से इंप्लीमेंट हो जाएंगे प्रेजेंट में, या फिर वो फ्यूचर में भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होगा, इसमें पास्ट में भी जा सकते हैं, प्रेजेंट में तो होगा ही और फ्यूचर में भी रहेगा। अब आपको याद ये रखना है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या बोलता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये बोलता है कि क्रिमिनल केसेस में, यानी इन वाले केसेस में, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में यू कैन नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। ठीक है, क्रिमिनल केसेस के मामले में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज नहीं लागू होंगे। इतना समझ में आया। इसका एग्जाम्पल आप समझें कि रामलाल जो है, रामलाल को 1 साल की सजा हो गई थी, ठीक है, 2020 में फॉर एग्जाम्पल। अब वो सजा जो है उसे मिली और वो चला गया। ठीक, अब क्या हुआ, कानून बना 2021 में कि ये जो थेफ्ट है, चोरी का जो सजा है, इसको हम 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर रहे हैं, राइट। और इसको हम क्या कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव बना रहे हैं कि ये कानून आपका 2015 से लागू होगा। तो अब इस कानून के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रामलाल को दोबारा जेल में उठा के डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव लॉज लग रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट लॉज को या इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट प्रोविजंस को रोकने के लिए क्या किया गया, आर्टिकल 20 में क्लॉज 1 में लिखा गया कि क्रिमिनल केसेस के मामले में यू कैन नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं एक केस से, और केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, केस 1953। तो होता क्या है इसमें, 1947 में एक क्राइम कमिट किया जाता है, राइट। और जब क्राइम कमिट होगा तो 1947 में जो लॉज थे, जो प्रोविजंस थे, उस हिसाब से पनिशमेंट होती है, ठीक है, उस हिसाब से पनिशमेंट मिलनी थी, ठीक है। तो ये जितने भी आपके चार्जेस आपके ऊपर लगे, जितने भी आपके ऊपर सेक्शंस लगे, वो कैसे लगेंगे, वो 1947 के जो लॉज हैं उसके हिसाब से लगेंगे, राइट। लेकिन आपको पता है कि जुडिशरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन गिविंग जजमेंट। तो जजमेंट आता है 1949 में, ठीक। लेकिन 1949 में जब जजमेंट आता है तो जज क्या करता है, जज पनिशमेंट देता है 1949 के लॉ के हिसाब से। हालांकि मिलना कैसे था, 1947 के हिसाब से, क्योंकि क्राइम 1947 में हुआ है, राइट। लेकिन जज जो पनिशमेंट देता है वो 1949 के क्लॉजेस के हिसाब से, कानून के हिसाब से देता है। फाइनली होता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, इस व्यक्ति को 1947 के हिसाब से पनिश किया जाएगा, ना कि 1949 के हिसाब से। क्योंकि अगर आप इसे 1949 के हिसाब से पनिश करोगे तो ये क्या होगा, इट विल बी द वायलेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वायलेशन हो जाएगा ये। तो आया समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट केस है आपका केदारनाथ। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है आपका रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। अब यहां पर एक अच्छा डिसीजन आता है, ठीक। अब इसको समझो, स्लाइड में ध्यान मत दो, मैं जो आपको समझा रहा हूं उसे समझो। तो अब ये केस ले लेते हैं रामलाल वाला फिर से। देखो ये बहुत ना टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रामलाल, तो रामलाल ने क्या किया, 2020 में उसने चोरी करी, ठीक है। चोरी के हिसाब से उसको 1 साल की सजा मिली, राइट। उस वक्त जो प्रोविजन था उसके हिसाब से उसे 1 साल की सजा मिली है। अब सेम रामलाल ने जो है चोरी करी, ठीक है, और 2 साल की सजा का प्रोविजन 2021 में है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत कहां पर आती है कि रामलाल ने जब चोरी करी 2020 में तो 1 साल की सजा का प्रावधान था। उसके बाद रामलाल का केस 2021 तक गया
और 2 साल तक की चोरी का कानून तब तक बन चुका था। तो रामलाल को सजा कौन सी मिलेगी? 1 साल की मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है या इम्पॉर्टेंट कैच है कि रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर ओरिजिनल जो सजा है, यानी 2020 में क्राइम हुआ था और सजा थी 1 साल, और 2021 में कानून बना और सजा हो गई 2 साल, तो यहाँ पर कौन सा कानून माना जाएगा? यहाँ पर 2020 वाली सजा दी जाएगी। लेकिन अगर 2021 का नया कानून बनता है और उसमें सजा को घटा दिया जाता है ओरिजिनल वाली से और सजा को 6 मंथ कर दिया जाता है, तो यहाँ पर फिर सजा आपको 2021 वाली मिलेगी। इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं क्रिमिनल केसेस में, कंडीशन अप्लाई कि जो पनिशमेंट जो है वो लेसर पनिशमेंट हो। अगर पनिशमेंट ज़्यादा है तो जो आपके प्रेजेंट यानी जिस वक्त क्राइम हुआ था उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन अगर पनिशमेंट कम है तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव लॉस काम कर सकते हैं। दिस वॉज द जजमेंट गिवन इन रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। पोस्ट फैक्टो लॉज में आपके 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। क्रिमिनल लॉज जो मैंने आपको बताया था, क्रिमिनल लॉज में भी एक एक्सेप्शन ये है कि अगर लेसर पनिशमेंट मिल रहा है तो यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो जो है काम नहीं करेगा। दूसरा है प्रोसीजरल लॉज। यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसीजरल लॉज। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें प्रोसीजरल लॉज से आप क्या समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्टी की, जो मैंने आपको बताया कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये है आपके आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्टी, और इसको नेमो डेबिट बीस वक्सारी भी कहा जाता है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहां पर एक केस आता है थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट 3 क्राइटेरियाज देता है फॉर आर्टिकल 20 क्लॉज 2, यानी व्हेन यू हैव टू डिसाइड ऑन डबल जियोपार्टी, तो व्हाट आर द 3 क्राइटेरियाज यू विल कीप इन योर माइंड। दीज आर, नंबर 1, एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस, यानी आपके ऊपर कोई ऑफेंस होना चाहिए, यानी कोई लीगल चार्ज आपके ऊपर होना चाहिए। जब हम डबल जियोपार्टी की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने चोरी करी, राइट। जब आपने चोरी करी तो पब्लिक ने आपको पीट दिया, आपने बहुत अच्छे से पब्लिक ने आपको पीट दिया, उसके बाद फिर पब्लिक ने आपको जेल में पुलिस को दे दिया और फिर आपके ऊपर जो है चार्जेस लग रहे हैं चोरी के। तो फिर आप जाओगे और आप बोलोगे नहीं सर डबल जियोपार्टी के हिसाब से मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंने क्राइम क्या किया था, मैंने चोरी करी थी और पनिशमेंट तो ऑलरेडी मुझे पब्लिक दे चुकी है, पब्लिक ने तो मुझे पीट दिया, तो अब मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो। ये तो वायलेशन हो जाएगा डबल जियोपार्टी का कि मैंने एक क्राइम किया तो एक बार पनिशमेंट पब्लिक ने दिया, दूसरी बार पनिशमेंट आप दे रहे हो, दिस विल बी द वायलेशन ऑफ डबल जियोपार्टी। नहीं, यहां पर इन्होंने आपको पीटा, दैट इज नॉट एन एक्यूज्ड ऑफेंस, दैट इज नॉट अ लीगल चार्ज। तो लीगल चार्ज आपको कौन लगाएगा? पुलिस लगाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसिक्यूशन इन प्रोसेस फॉर दैट ऑफेंस। दूसरा, आपका प्रोसिक्यूशन होना जरूरी है, यानी कोर्ट में आपका जाना जरूरी है, तब जाके उस ये डबल जियोपार्टी की कंडीशन को वो मैच करेगा। तीसरा, रिजल्ट शुड बी इन पनिशमेंट, यानी आपके ऊपर केस हुआ, ठीक है, आपको जो है फ्री कर दिया गया, उसके बाद दोबारा जो है फाइल जो है खोली गई और पता चला नहीं आप तो क्रिमिनल हैं और आपके खिलाफ सबूत आते हैं, तो फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को डबल जियोपार्टी जो है मुझे प्रोटेक्शन देता है। नहीं, यहाँ पर डबल जियोपार्टी तब देगा प्रोटेक्शन जब आप ऑलरेडी पनिश हो चुके हो, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, मकबूल हसन का केस, मकबूल हसन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस। तो यहाँ पर होता क्या है, मकबूल हुसैन जो है बहुत सारी गोल्ड एंड ज्वेलरीज, प्रेशियस मेटल्स जो है विदेश से लेके आ रहे होते हैं और उनको जो है कस्टम डिपार्टमेंट सीज कर लेता है, ठीक है, और उनके ऊपर लगाया जाता है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद वो आदमी क्या करता है, यूज करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। और क्या कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में, वो बोलता है कि यार मैंने जो है पनिशमेंट मैंने जो है जो क्राइम किया था वो ये था कि मैं इलीगल तरीके से गोल्ड लेके आ रहा था या प्रेशियस मेटल्स लेके आ रहा था, राइट। तो मेरी पहली पनिशमेंट तो ये हो गई कि मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसे सीज कर दिया गया,
और दूसरी पनिशमेंट आप मेरे ऊपर फेरा लगा रहे हो, तो ये डबल जियो पार्टी नहीं हो गया क्या? एक तरफ तो आप मुझे सीज कर रहे हो, दूसरा फेरा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो एक तरफ आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी, या जो भी मैं लेके आ रहा था प्रेशियस मेटल्स आपने सीज कर दिया, तो दैट इज द पनिशमेंट। फिर दोबारा मेरे को पकड़ के जेल में डाल रहे हो, तो दिस इज द वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2। यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में जब हम डबल जियो पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हम पनिशमेंट शब्द की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये पनिशमेंट वो पनिशमेंट होगी जो कि आपको दी गई होगी किसी जुडिशियल बॉडी के द्वारा। और अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया, तो दैट वाज नॉट अ जुडिशियल बॉडी, राइट? तो अगर आपको पनिशमेंट किसी जुडिशियल बॉडी ने दिया है, राइट, तब जाके उसे डबल जियो पार्टी में कंसिडर किया जाएगा, ना कि अगर आपको डिपार्टमेंटल पनिशमेंट मिला है या क्वासी जुडिशियल बॉडी ने पनिशमेंट दिया है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दैट पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड बाय जुडिशियल अथॉरिटी, नॉट बाय क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, या फिर डिपार्टमेंटल पनिशमेंट कंसिडर नहीं की जाएगी। तो मकबूल हुसैन का जो आर्गुमेंट था उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, यानी आप अपने खुद के खिलाफ सबूत नहीं दे सकते हैं। और इसको कहा गया है नेमो टेनिटर प्रोट्योर एक्यूसारे सिप्सम। अगेन याद नहीं करना आपने, सिर्फ टू मेक इट इंटरेस्टिंग ये मेंशन कर दिया मैंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो मैन शुड बी बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ। आप अपने खिलाफ थोड़ी सबूत देंगे, राइट? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये बोलता है। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें आपके ऊपर अगेन चार्ज ऑफेंस होने चाहिए। दूसरा, आपको अगर फोर्स किया जा रहा है अपने ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए या विटनेस बनने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट? अगर पुलिस आपको अपने ही खिलाफ सबूत पेश करने के लिए कह रही है, अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए कह रही है, तो यू विल यूज आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, और अगर तीसरा जो एलिमेंट है कि जो पुलिस आपसे करने के लिए कह रही है, कुछ भी वो आपसे करने के लिए कह सकती है, अगर वही आपके खिलाफ एज एन एविडेंस अगर प्रोड्यूस किया जा सकता है, अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल है, आपने अगर कुछ कहा या आपने कुछ प्रोड्यूस किया या आपने कुछ एविडेंस दिया, और वो एविडेंस के अंदर ये पोटेंशियल है कि उसको आपके खिलाफ यूज़ किया जा सकता है, तो आप मना कर सकते हैं। आप पुलिस को बोलेंगे दैट आई एम यूजिंग माई आर्टिकल 20 क्लॉज 3। सिंपल, राइट? अब यहाँ पे आता है एक इंटरेस्टिंग केस, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल डैनी केस ऑफ 1978। तो यहाँ पर नंदिनी जो होती हैं एक पब्लिक ऑफिसर होती हैं पब्लिक अथॉरिटी में, और इनके खिलाफ लगते हैं करप्शन के चार्जेस। जब करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इनसे कुछ सवाल पूछती हैं, और वो जवाब देने से मना कर देती हैं और कहती हैं दैट आई एम यूजिंग माई आर्टिकल 20 क्लॉज 3। उनके खिलाफ सेक्शन 179 लगता है, राइट? तो यहां पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट नंदिनी के फेवर में डिसीजन देता है कि नंदिनी ने सही किया। यानी अब देखो यहाँ पे बात हो जाएगी ना कि उनके ऊपर सेक्शन 179 एग्जैक्टली क्या है वो आप एक बार गूगल सर्च कर लो। बट पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लगा दिया उनके ऊपर सेक्शन 179, और नंदिनी ने क्या किया, शी यूज्ड आर्टिकल 20 क्लॉज 3। और जाहिर सी बात है दोनों का टकराव होगा, दोनों गए सुप्रीम कोर्ट में, और एक कॉमन सेंस की बात है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कम्स अंडर योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, सेक्शन 179 इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। तो कौन सा राइट सुप्रीम है? फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, और नंदिनी के फेवर में ये जजमेंट जाता है कि यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू प्रोड्यूस एविडेंसेस अगेंस्ट हिम और हरसेल्फ। ठीक है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट केस काथी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1961 केस, और यहां पर क्या आता है दैट फिंगरप्रिंट्स विल नॉट कम अंडर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो काथी कालू केस में क्या हुआ कि क्रिमिनल ने बोला कि पुलिस मुझसे क्या मांग रही है, फिंगरप्रिंट्स मांग रही है, तो आई विल यूज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कि मैं अपने खिलाफ ना तो कोई एविडेंस दूंगा और ना ही कोई स्टेटमेंट दूंगा। तो उसने भी यूज किया आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट, बोली ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा, फिर हम कैसे काम करेंगे अगर हमें फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिलेगा, डीएनए भी नहीं मिलेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रिंग जस्टिस टू द विक्टिम्स। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, काथी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में
फिंगरप्रिंट्स को इससे बाहर निकाल देता है। यानी पुलिस आपको जो है फोर्स कर सकती है फिंगरप्रिंट्स देने से। जब पुलिस आपसे फिंगरप्रिंट्स मांगेगी तो यू कैन नॉट यूज आर्टिकल 20 क्लॉज 3, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यूपीएससी में आ सकता है, ठीक है, आप याद रखना इसको। फिंगरप्रिंट्स डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ठीक है। सो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपका, तो आपको याद रखना है कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 केस में क्या बोला गया। इसमें ये बोला गया कि ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है, नार्को एनालिसिस हो सकता है, ट्रूथ सीरम टेस्ट हो सकता है, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेयर, यू नीड द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। अगर इन्होंने कंसेंट दिया तब आप ये टेस्ट कर सकते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, राइट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया, ट्रूथ सीरम टेस्ट हो गया। लेकिन अगर इन्होंने कंसेंट नहीं दिया है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फिंगरप्रिंट्स के लिए you do not need consent, but for lie detector test, for brain mapping test, for narco analysis test, for truth serum test, you need consent. Without consent these cannot be performed, ठीक है। So this is it about article 20. We will continue our fundamental rights series and next article will be article 21. Till then, take care of yourself, take very good care of your family. God bless you. Thank you so much.